हाँ बच्चों, आज हम लोग गुणनखंड और गुणांक, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये चैप्टर पढ़ेंगे। चौथा, ये क्वेश्चंस हैं, इन्हें लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इन्हीं क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा। ये 14 क्वेश्चन है। इसे बाईलैंग्वेज बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। दोनों मीडियम के बच्चे, यूपी और सीबीएसई दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं। और देखो, यही 14 क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे भी, बताएंगे भी। हिंदी में लिखा हुआ है, इसे इंग्लिश में भी बता देंगे, बोल देंगे क्वेश्चन का मतलब क्या है। पहला क्वेश्चन है, 13 के प्रथम 3 गुणज बताओ। 3 गुणज बताना है, ये हम दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन, 13 के प्रथम 3 गुणज। गुणज क्या होता है ये बता दे रहे हैं। गुणज, गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। तो 13 के 3 गुणज बताना है। तो गुणज क्या होता है? ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए, विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए तो वे संख्याएं गुणज होती हैं। जैसे कि 4, 6, 8 ये 2 से कट जाएंगी तो ये 2 के गुणज हो गए। यानी 2 का हम टेबल पढ़ देंगे तो हो जाएगा। तो 2 के अनंत गुणज होते हैं, 2 दहा में 20, उसके बाद भी ढेर सारा चला जाएगा। तो गुणज का मतलब यही होता है, उसका टेबल पढ़ते चले जाओ, बहुत दूर तक चले जाए। यानी जो जो संख्याएं दी गई संख्या से कट जाएगी वे गुणज कहलाएंगे। अब जैसे कि 5 है, 5 के गुणज लिखो तो 5 कम 5, 5 खुद 5 का गुणज है। 5 दूना 10, 5 तीन 15, 5 चौक के 20, ये सब 5 के गुणज हो गए। यानी ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए वे दी गई संख्या का गुणज कहलाते हैं। ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाएं वे संख्याएं दी गई संख्या के गुणज कहलाते हैं। तो हमें 13 का गुणज लिखना है, तो यहाँ पर लिख दें 13 के गुणज। बोला है 13 के प्रथम 3 गुणज, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स। तो 13 का प्रथम, तो 13 एक कम 13, 13 दूना 26, 13 तियां 39, ये हो गया हमारा आंसर। ये प्रथम गुणज हो गए 3। 200 के सभी गुणनखंडों को लिखो। गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर्स। फैक्टर ये होता है। तो गुणनखंड का मतलब फैक्टर होता है। फैक्टर क्या होता है? अब जैसे कि 10 हो गया, 10 के फैक्टर कौन कौन से हैं, गुणनखंड कौन कौन से हैं? तो जिन जिन संख्याओं से 10 कट जाएगा वे संख्याएं 10 के फैक्टर कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे 10 1 से कट जाएगा तो 1 गुणनखंड हो गया 10 का, 10 का गुणनखंड 1 है। 2 से भी 10 कट जाएगा तो 2 भी गुणनखंड हो गया, फैक्टर हो गया। और 3, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा तो 5 भी फैक्टर हो गया। और 10 से 10 कट ही जाएगा तो 10 भी हो गया फैक्टर, गुणनखंड। तो 10 के कितने गुणनखंड हो गए? 1, 2, 5, 10। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनसे दी गई संख्या विभाजित हो जाती है वे संख्याएं दी गई संख्या के गुणनखंड कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को विभाजित कर दें तो दी गई संख्या के वे संख्याएं गुणनखंड कहलाती हैं। तो 10 के गुणनखंड बराबर 1, 2, 5, 10 इस तरह से हैं।
तो इसमें बोला है 200 के सभी गुणनखंडों को लिखो, यानी 200 के सभी फैक्टर को हमें लिखना है। तो 200 के लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन 200। तो सबसे पहले ये देख लें कि ये 1 2 5 तो हम सोच कर लिखें, लेकिन ये कैसे लिखा जाएगा। तो पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, जैसे 10 हो गया तो 10 को बराबर करके हम लिखेंगे 1 गुणे 10। ये 1 गुणे 10 कैसे हो गया, 10 में हम 1 का गुणा करें तो 10 से कम 10 आ जाएगा। हाँ तो सही है। अब 1 के बाद 2 आएंगे, तो 2 में हम कितने का गुणा करें कि 10 आ जाए, बताओ। 5 का। चलो 5 लिख देते हैं, तो 5 दूना 10 हो गया, तब सही है। फिर उसके बाद लिखो 3 गुणे कितना करें कि 10 आ जाए, नहीं आएगा। 4 गुणे 5 गुणे, हाँ 5 गुणे हो जाएगा। 5 गुणे 2 तो 5 दूना 10, लेकिन 2 गुणे 5 हो ही गया है, तो क्या जरूरत है 5 गुणे 2 लिखने की, हटा दो, तो बस खत्म हो गया। यानी कि जब भी देखते रहना, ये ध्यान देना कि लेफ्ट साइड में छोटा रहे और राइट साइड में बड़ा रहे, तब तक ये चलता जाएगा चलता जाएगा। जब ऐसा देख लो कि लेफ्ट वाले में बड़ा हो गया, राइट वाले में छोटा हो गया, तो समझ लो इसका कहीं ना कहीं हमारे में हम लिख चुके हैं। तो हमेशा ये ध्यान है, या तो दोनों बराबर हो जाए या तो ये हमेशा छोटा रहे। और जो ही आते आते बराबर होगा, ये जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे ये नीचे जाओगे वैसे ये घटेगा। और जब बराबर हो जाए तो बस बंद हो जाएगा, वही खत्म हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड लिखने के लिए ऐसे ही करते हैं, 1 2 5 10। इसी तरह से 200 का हमें लिखना है, तो 200 का अब हम लिखेंगे तो 1 गुणे 200, 2 से कम 200 हो जाएगा। अब 2 गुणे कितना करने के 200 आ जाए, 100, तो 100 100 दूना 200 हो जाएगा। 3 गुणे, 3 का गुणा नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 से 1 कट नहीं पाएगा। 3 के बाद फिर 4, तो 4 गुणे कितना करने के 200 आ जाए। तो अगर ये न पता चले कि 4 में हम कितने का गुणा करें कि 200 आ जाए, तो 200 में 4 का भाग दे दो, 4 पाँचे 20 50, तो यहाँ पे लिख दो 50, 50 चौक के 200। यानी ऐसा लिखो हमेशा गुणा कि ये हमेशा गुणा करने पर 2 ही 100 आए। तो और देखें 5, 5 गुणे तो 5 का भाग दे दो 200 में, तो 5 चौक के 20, 40, 40 पाँचे 200। और 5 के बाद 6, 6 का तो भाग जाएगा नहीं, 7 का भाग नहीं जाएगा, 8 का, 8 दूना 16, 8 पाँच 40 चला जाएगा। तो 8 का यहाँ पे 8 गुणे कितना कर दें, 8 दूना 16, 4 बचा, 8 पाँचे 40, 25 आठे 200 हो जाएगा। 8 के बाद 9 10, 9 का भाग नहीं जाएगा, 10 का भाग चला जाएगा। 10 गुणे 10 का भाग दे दोगे तो 20 आ जाएगा। ये देखो, ये लेफ्ट वाला हमेशा बढ़ता हुआ जा रहा है, राइट वाला घटता हुआ जा रहा है। घटते घटते एक समय ऐसा आएगा कि दोनों बराबर हो जाएगा। अब बराबर नहीं होगा तो एकदम करीब चला जाएगा, जैसे कि ये 2 5 बराबर नहीं हुआ, लेकिन फिर जब आगे बढ़े तो 5 गुणे 2 हो गया, उल्टा हो गया। तो इधर ज़्यादा हो गया इधर कम हो गया, तब इसे कट कर दिए, खत्म कर देंगे, बस इतना ही लिया जाएगा। अब 10 के बाद देखा जाए, 11 से कटेगा नहीं, 12 से नहीं कटेगा, 13 14 15 16 17 18 19 20, 16 से तो कटेगा नहीं, 16 कम 16, 4 40 40 नहीं कटेगा, तो बस यही लास्ट हो गया। तो अब इसे लिख लेंगे 200 के गुणनखंड, 200 के गुणनखंड यानी फैक्टर। तो 200 के फैक्टर कौन कौन होगा, तो इन सबको हम लिख लेंगे। तो पहले 1 2 4 5, 1 2 4 5 8 10 20 25, 8 10 20 25 25 40 50 100 200, 40 50 100 200। तो हमसे क्वेश्चन में बोला था कि 200 के सभी गुणनखंडों को लिखो, तो हमने 200 के सभी गुणनखंडों को लिख दिया। ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं तीसरे सवाल में। तीन 300 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ। तीसरा
300 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ। अब जैसे कि ये है क्वेश्चन, यहाँ पर बोला है कि 200 के सभी गुणनखंडों को लिखो, तो 200 के सभी गुणनखंडों को हम लिख दिया, लेकिन अब कह रहा है कि 200 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो इसकी 200 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो ये हम आंसर नहीं लिखेंगे, तब इसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लिखेंगे 200 के गुणनखंडों की संख्या 12। कहेगा गुणनखंड लिखो तो गुणनखंड लिखना होगा, कहेगा गुणनखंडों की संख्या लिखो तो गुणनखंडों की संख्या लिखना होगा, उसे गिनकर लिखना होगा। जो पूछेगा वही आंसर देना होगा। अगर कहेगा गुणनखंडों की संख्या बताओ और लिख दिए तुम ये, तो गलत हो जाएगा। कहेगा सभी गुणनखंडों को लिखो तो तुम लिख दिए गुणनखंडों की संख्या, उसे गिनकर लिख दिए, तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, जो पूछे बस वही करो। तो हमसे यहाँ पर पूछ दिया है 300 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो पहले हम 300 के सभी गुणनखंडों को लिखेंगे। तो 300 को भी उसी तरह से हम बनाते हैं, 1 गुणे 300, 300 कम 300 हो जाएगा। अब 2 गुणे लिख लें, तो 2 गुणे कितना लिख दें, तो 2 का भाग दे दो 300 में, अपना ऐसे करके भाग दे लेना। तो 2 1 कम 2, 2 5 10, 1.5 से 2 300 होता है, जानते ही हो। 3 गुणे कितना लिख दें, 3 1 कम 3, 100 हो जाएगा। 3 का भाग दोगे इसमें तो 100 बार चला जाएगा, यानी जितना इधर लिखोगे उसका इसमें भाग दोगे, जितना बार जाएगा उतना इधर लिख दोगे, 100 300 हो ही जाएगा, यानी बार बार गुणा करने पर ये 300 ही आए। 4 गुणे कितना होगा, 4 सते 28, 2 4 5 20, 75 चौके 300। 4 5 गुणे कर दें कितना, तो 5 छक्का 30, 60 हो गया। अब 6 गुणे कितना कर दें, 6 5 30, 50 कर दिया। 7 का भाग जाएगा नहीं। अब तुम कहोगे 7 का भाग कैसे नहीं जाएगा, इनको कैसे पता, तो तुम भी बड़े होगे, सब प्रैक्टिस करोगे तो तुमको भी मालूम हो जाएगा। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे भाग दे लो 7 का, नहीं जाएगा तो उसे हटा देना। फिर 8 का देखो, 8 का भी 8 तरीके 24, 8 चौके 32, नहीं हो पाएगा 8 का भाग। 8 9 10, 10 का भाग चला जाएगा। 30, 10 का भाग देंगे तो 1 0 1 0 कट जाएगा, तो 30 हो गया। 10 के बाद 11, फिर 12, 12 का भाग चला जाएगा। 12 दूना 24, 6 बचा, 12 5 60। 12 के बाद 13 14 15, 15 का भाग चला जाएगा। 15 दूना 30, तो 15 दूना 30, तो 15 गुणे 20 हो गया, 300 हो जाएगा। 15 के बाद 16 17 18 19 20, तो फिर 20 गुणे 15 हो जाएगा। तो बस यही अंतिम हो गया, क्योंकि 15 के बाद 16 का भाग जाएगा नहीं। 16 का भाग देख लें, 16 का भाग नहीं जा पाएगा। 300 है 16, 4 चौके 16, 4 सते 28, 4 5 20, 75 में 4 का भाग जाएगा ही नहीं, तो 16 का भाग नहीं, तो 17 18 19 का भाग जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 गुणे करेंगे तो 20 का भाग देंगे तो फिर 15 बार जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 20 गुणे 15 हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। तो 15 गुणे 20, 20 गुणे 15, तो गलत हो जाएगा। तो इधर हमेशा कम रहना चाहिए या तो दोनों बराबर रहना चाहिए। तो बस इतना हो गया। तो 300 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तब ऐसे लिख देंगे 300 के गुणनखंडों की संख्या बराबर, तो इसको गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 18। तुमसे पूछा है कि गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो गुणनखंडों की संख्या ही हम बताएंगे, इसी को आंसर लिखेंगे, ये पूरा अब लिखेंगे नहीं उसके जैसा। तो ये 18 हमारा आंसर हो गया। इसका एक मेथड और है जो जल्दी से निकाल लोगे, तो तुम दोनों मेथड से लगा लेना, अपने घर पे प्रैक्टिस करना, तो इस तरह से भी लगा लेना, और एक मेथड और बता रहे हैं उससे, उसे बहुत आसान खट से आ जाएगा। देखो 300 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे,
इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अभाज्य गुणनखंड को हम इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब कि इसे अभाज्य संख्याओं से काटना होता है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जो एक से और अपने से कटे, जैसे बता दे रहे हैं, ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जो एक से और स्वयं से विभाजित हो जाए और किसी संख्या से न विभाजित हो। विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक ये है। तो जैसे हो गया दो, दो एक से कटेगा या दो से कटेगा, स्वयं से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या होगी। तीन अभाज्य संख्या होगी क्योंकि एक से कटेगा और तीन से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तीन के बाद हुआ 5, 7, 9, 9 तो कट जाएगा तीन से, 3 त्रिक के 9, तो ये नहीं हुआ। 7 किसी से नहीं कटेगा, एक से कटेगा और 7 से कटेगा। 9 के बाद 10, 11, 11 एक से कटेगा और 11 से कटेगा, यानी एक से कटेगा और अपने से कटेगा, स्वयं से कटेगा। 11 के बाद 13, फिर 15, 15 तो 3 से कट जाएगा, तो 15 नहीं हुआ। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 17 किसी से नहीं कटेगा, एक से कटेगा और 17 से कटेगा। 17 के बाद 18, 19, 18 तो कट जाएगा, 19 किसी से नहीं कटेगा। 19 के बाद 20 कट जाएगा, 21 भी कट जाएगा, 3 से, 3 7 21, इसलिए ये भी नहीं होगा। देखो इसके बाद 22, 23 हुआ, इस तरह से चलता चला जाएगा। अपने से एक से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्या लिख लेना। प्राइम नंबर वो होगा 25 ठो होगा, 1 से 100 के बीच में 25 ठो होता है। अगर 25 से गिन लेना, अगर 25 से अगर ज़्यादा आएगा तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी संख्या है जो भाज्य है। तो ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब अभाज्य संख्याओं से ही कट किया जाता है। अब तुम कहोगे कि एक क्यों नहीं है? एक अपने से भी कट जा रहा है और एक से भी कट जा रहा है, तो इसे अभाज्य संख्या क्यों नहीं माना गया? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो ये जो कट रहा है दो, एक से कट रहा है और दो से कट रहा है। ये जो 3 है, एक से कट रहा है और 3 से कट रहा है। ये जो 5 है, एक से कट रहा है और 5 से कट रहा है। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं अलग अलग हैं। ये 1 है, ये 2 है, अलग अलग संख्या हो गई। ये 1 है, ये 3 है, अलग अलग संख्या हो गई। ये 1 है और ये 5 है, अलग अलग संख्या हो गई। तो जब अलग अलग संख्या होनी चाहिए वो भी 2 ठो होनी चाहिए।
ये क्या हो गया जी, अगर अगर कोई संख्या अगर किसी संख्या से कट जाती तो वो गुणनखंड होता है ना। अभी हम बताएं कि ऐसी संख्याएं जिनसे अगर कोई संख्या कट जाए तो वो गुणनखंड होता है। तो इसको हम सीधे कह सकते हैं अभाज्य संख्या को कि ऐसी संख्या जिसके पास केवल दो गुणनखंड यानी फैक्टर हो, न दो से ज्यादा न दो से कम। तो जो एक होगा वो एक से कटेगा, इसके पास केवल एक का गुणनखंड है, यह है, एक से कट जाएगा या एक से ही कटेगा। तो इसके पास केवल एक ही गुणनखंड होगा, एक ही फैक्टर होगा, एक। और यहाँ पे परिभाषा के अनुसार क्या है, ऐसी संख्या जिसके पास केवल दो गुणनखंड हो, न दो से कम हो न दो से ज्यादा हो। तो ये सब देखो दो दो ठो गुणनखंड है। दो, जो संख्या दो से कट जा रही तो उसके पास वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो उसे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहेंगे। और दो से अगर ज्यादा गुणनखंड होगा तो उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे। भाज्य, जिसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अगर दो से ज्यादा होगा तब, अगर केवल दो होगा न दो से कम होगा तो उसे हम बोलेंगे अभाज्य प्राइम नंबर। उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या मतलब समझ में आ गया कि ऐसी संख्या जिसके पास केवल दो गुणनखंड हो, न दो से ज्यादा हो न दो से कम हो, अर्थात वो दो संख्याओं से कटे, एक से कटे और अपने से कटे। तो एक से अपने से और एक को अभाज्य संख्या नहीं बोलते हैं। इसे अपने दिमाग में बैठा लो कि पहली अभाज्य संख्या दो से स्टार्ट होती है, एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके पास दो गुणनखंड नहीं है। जैसे कि दो के पास एक और दो, दो ठो गुणनखंड है, दो संख्या से कट जाएगी, लेकिन एक एक ठो संख्या से कटेगी, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या का मतलब समझ में आ गया। तो हम इसका 300 का आ जाते हैं अपने सवाल पे। 300 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसे हम काट दें, दो से काटें, दो एकम दो, दो पचे 10, फिर दो से काटें, दो सते 14, दो पचे 10, दो सब नहीं कटेगा, तीन से कटेगा, तीन दूना 6, तीन पचे 15, पाँच से काट दें, पाँच पचे 25, पाँच से कटें, पाँच एकम 5। यानी काटने का मतलब क्या होता है, दो का भाग दे दो 300 में तो 150 हो जाएगा, दो का भाग दे दो 150 में तो 75 बार चला जाएगा। अब 75 में तीन का भाग दे दो तो 25 बार आ जाएगा, पाँच का भाग दे दो 25 में तो 5 बार चला जाएगा, फिर 5 का 5 में भाग दोगे तो एक बार जाएगा। तो यहाँ पे अंत तक करते हैं जब तक से एक ना आ जाए। अब एक आ गया तो अब हम इसको लिखेंगे पावर के रूप में, ऐसे। चलो यहीं पे लिख देते हैं 300 बराबर, ये दो का कै ठो है, एक है दो ठो है, तो दो के पावर दो लिख देंगे। तीन कै ठो है, एक ठो है, तो गुणे तीन के पावर एक लिख देंगे। एक लिखा नहीं जाता है लेकिन लिख दो समझने के लिए, एक लिख दिया। पाँच कै ठो है, दो ठो है, तो इसे लिख देंगे 5 के पावर 2, यानी 2 स्क्वायर, 3 पावर 1, 5 स्क्वायर। ऐसे हो गया। अब गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। गुणनखंडों की संख्या यानी फैक्टर की संख्या, नंबर, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दो है तो दो में एक जोड़ दो, 2 स्क्वायर है ना, तो इस वाले दो में ये जो पावर है
इस 2 में तुम 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 3। इस पावर में फिर 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इसमें 1 जोड़ दो 2 में, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 3 दूना 3 दूना 6 और 6 18। 3 दूना 6 और 6 18, 18 आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देख लो ये 18 आ गया यहाँ से, और यहाँ पर भी हमारा आंसर आया था 300 के गुणनखंडों की संख्या बराबर 18, लेकिन हमने ऐसा करके बताया था तो ये ज़्यादा टाइम लग गया था। और इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर देंगे और फिर पावर में लिख लेंगे। अब सबकी पावर में 1 1 जोड़ देंगे और यहाँ पर लिख करके गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 18 आंसर। तो 2 मेथड है। अगर गुणनखंडों की संख्या पूछे तो ऐसे लगा दो, अगर गुणनखंड को लिखने को कहे तो फिर ऐसे करना ही पड़ेगा। अब हम आ गए चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या है? 5 के 22 और 45 के बीच कितने अपवर्त्य हैं? हाँ, अपवर्त्य क्या बोल रहा है? अपवर्त्य। अपवर्त्य को हम क्या बोलते हैं? गुणज। दोनों एक ही शब्द है। अपवर्त्य गुणज दोनों सेम है। गुणज कहेगा तब भी वही करना है, यानी अपवर्त्य का ही दूसरा नाम गुणज है। जैसे चुन्नू का नाम मुन्नू है तो चुन्नू को बुलाएंगे तब भी वही आएगा, मुन्नू को बुलाएंगे तब भी वही आएगा। तो अपवर्त्य कहेंगे तब भी वही चीज होगा, गुणज कहेंगे तब भी वही चीज होगा। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीपल। तीनों एक ही चीज है। तो 5 के हमें अपवर्त्य लिखना है 20 22 और 25 के बीच। 5 का हमें लिखना है लेकिन किसके बीच में? 22 और 45 के बीच में कुल कैठो अपवर्त्य होगा। तो 5 का पहाड़ा पढ़ दो, 22 और 45 के बीच वाला कुल लिख दो। तो 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5 साते 35, 5 आठे 40, 5 नवा 45। तो हमको बोला है कि 22 और 45 दोनों के बीच का लिखना है। तो बीच का लिखने का मतलब क्या हुआ? इनको नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है, इनके बीच में जो आएगा उसको लेना है। तो 45, तो 45 को गोला बना दो, इसको हमें नहीं लेना है। फिर 22 को गोला बनाना होगा तो 22 तो इसमें आएगा नहीं, लेकिन 20 कम है, 20 कम है 22 से, लेकिन 25 तो ज़्यादा है। 22 के बाद आएगा ना, तो 22 और 45 के बीच में ना आ जाएगा 25, क्योंकि 22 से बड़ा है और 45 से छोटा, के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ से हम चालू करेंगे, इसको हटा देंगे। तो कैठो बचा? 25, 30, 35, 40। तो यही बोला है कि 5 के 22 और 45 के बीच कितने अपवर्त्य हैं। तो हम बोलेंगे कि कितने संख्या हैं, कितने आदमी हैं, तो बोलोगे साहब 2 आदमी हैं। तो यहाँ पर हम बोलिए कितने अपवर्त्य हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आदमी हैं, यानी 4 अपवर्त्य हैं। तो क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 5 के 22 और 45 के बीच, 5 के 22 और 45 के बीच कितने अपवर्त्य हैं? 1 2 3 4। लिखेंगे 4 अपवर्त्य हैं। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे ही करना है। अब एक सवाल मैं अपने से तुम्हें और बता दे रहा हूं। अब जैसे कि मैं बोल दिया कि 5 के 500
1 और 4000 के बीच में कितने अपवर्त्य हैं? तो यहाँ पर हम पहाड़ा पढ़ते पढ़ते तो थक जाएंगे, तो क्या करेंगे हम? 5 का भाग देंगे 501 में, तो 501 में 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5, कट गया। अब देखो भाग देना सिखा रहे हैं जी, जब भी उतारेंगे एक अंक उतारेंगे, एक अंक उतार दो, 5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि फट से एक उतार दो। तब 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 शून्य शून्य, खत्म हो गया। एक उतार दो, फिर 5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 5 एकम 5 ज़्यादा हो जाएगा, 5 शून्य शून्य, एक आ गया। अब तो अंक है नहीं, तो बस इसको 100 रहने दो। फिर उसके बाद अब हम 4000 में भाग देंगे, 5 का भाग दे दो, 5 आठे 40, कट गया। अब 0 उतरेगा, 5 शून्य शून्य, खत्म होगा। फिर शून्य उतरेगा, 5 शून्य शून्य, खत्म होगा। तो 100 और 800 आ गया। अब इसी तरह से इसको भी देखो, ये जो आया था 22 और 45, तो 22 में भाग दो और 45 में भाग दो। चलो भाग देते हैं। 22 में भाग देंगे 5 का, 5 चौके 20, खत्म हो गया, शेष बच गया, दशमलव में ले नहीं जाना है। और 45 में भाग दे दो, 5 नवा 45, ये कट गया। तो ये देखो हमने ऐसा एग्जाम्पल सोच कर लिया था कि जैसे कि 22 5 का भाग देंगे तो ये शेष बचाएगा, और 5 का इसमें भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो ठीक हमने वैसा ही एग्जाम्पल लिया कि 5 का भाग देंगे तो ये पूरा ये शेष बचाया है तो ये भी शेष बचाए, और ये पूरा कट गया है तो ये भी 5 से भाग दे तो पूरा कट जाए। तो जो रूल इसमें लागू होगा वही रूल इसमें भी लागू होगा। तो हम 5 के 22 और 45 के बीच में कितने अपवर्त्य हैं? 4 अपवर्त्य हैं। तो अब देखो ये नियम बनाएंगे कि 4 कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम 9 में से 4 घटाएंगे, 9 में से 4 घटा दो तो कितना आएगा? 5, और जबकि है कितना? 4, तो अपने से 1 माइनस कर दो, तो कितना आ गया? 4। आंसर आ गया ना, क्योंकि चाठोहिया है, 25 30 35 40। तो इसी तरह से तुम 800 में से 100 निकाल दो, 800 में से 100 निकाल दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 700। यहाँ पर हमने एक अपने से माइनस किया था तब आंसर आया था, तो यहाँ पर भी एक अपने से माइनस कर दो, तो 9 9 6, तो 699 अपवर्त्य होगा। इसी तरह से अगर कोई बड़ा संख्या पूछे तो इसमें कई प्रोसेस बनेगा। कभी काल को दो संख्या के बीच में हमें निकालना है तो कभी दोनों कट जाएगा, कभी दोनों नहीं कटेगा, कभी इधर वाला कटेगा इधर वाला नहीं कटेगा, कभी इधर वाला कटेगा तो इधर वाला नहीं कटेगा। तो कुल 4 प्रोसेस बनेगा, कभी दोनों कटेगा, कभी दोनों नहीं कटेगा, कभी इधर का कटेगा इधर का नहीं, कभी इधर का कटेगा इधर का नहीं। तो 4 प्रोसेस बनेगा। तो जब बड़ी संख्या में पूछे तो उसको भाग देकर देख लेना कि ये कट जा रहा है कि नहीं कटा, ये कट गया। तो ऐसा एग्जाम्पल छोटा सा लेना कि जैसे जिसको हम काउंट कर सकें, पहाड़ा पढ़ सकें कि इधर का नहीं कट रहा है तो उधर का भी न कटे, इधर वाला कट जाए तो इधर वाला कट जाए। अगर दोनों नहीं कट रहा है तो ऐसा एग्जाम्पल लो कि दोनों न कटे, और उनके बीच में देखो कि एक घटाने पर आ रहा है। कभी काल को ऐसा आएगा कि तुम्हें घटाने के बाद एक घटाना पड़ेगा, कभी ऐसा प्रोसेस आएगा कि एक नहीं घटाना पड़ेगा, कुछ नहीं घटाना पड़ेगा, और कभी आएगा कि कभी एक जोड़ना पड़ेगा। तो उसी एग्जाम्पल के आधार पर, जैसे ये हमने एग्जाम्पल लिया, कैठो है भाई? 4 ठो है, 4 ठो है, तो फिर यहाँ पर हमने घटा करके फिर आंसर आ दिया 5, लेकिन है 4 ठो तो एक अपने से घटा दिया था 4। उसी तरह से इसमें से भी घटा करके और 700 आ गया, 700 में से एक घटा देंगे, 699, एकदम सही आंसर आ जाएगा। तो जैसा ये रूल बनेगा तुम्हारा कि घटाने के बाद एक घटाने पर आंसर आ रहा है, कि एक जोड़ने पर आंसर आ रहा है, कि कुछ नहीं करने पर आंसर आ रहा है, तो उसी तरह से अपना रूल बना करके सारे सवाल लगा लेना। अगर इन सब सवालों को हम बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 4 प्रकार का आएगा तो 4 प्रकार का बताना पड़ेगा।
तो ऐसे ही बात समझ लेना और अपना छोटे सवालों पर पहले कुछ बोलना, देख लेना, एक्सपेरिमेंट कर लेना छोटे सवालों पर, अब फिर वही प्रयोग बड़े एक्सपेरिमेंट कर। जैसे कि परमाणु बम बनाया जाता है, तो एक बार परमाणु बम बना करके थोड़े उतना किया जाता है, पहले छोटे स्तर पर बनाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसी तरह से फिर बड़े स्तर पर अपना बना लिया जाता है। तो इसी तरह से पहले छोटे स्तर पर प्रयोग करके देख लो, उसके बाद फिर बना लो बड़ी वाली संख्या पर भी। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है 800 के अभाज्य गुणनखंड लिखो, प्राइम फैक्टर लिखो। तो 800 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, बता चुके हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। जब भी आए कि प्राइम फैक्टर लिखो, अभाज्य गुणनखंड लिखो, तो अभाज्य संख्या से कट करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब अभाज्य संख्या से कट करेंगे। और अभाज्य संख्या हम बताए ही हैं कौन कौन होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 8 9, 7 के बाद 8 9 10 11 होता है, 13 होता है, ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो इसको 2 से कट करें, चौके 8, 400 हो गया। फिर 2 से कट करो, 2 दूना 4, फिर 2 से कट करो, 2 एक कम 2, फिर 2 से कट करो, 2 पच्चे 10, फिर 2 से कट करो 25, फिर 5 से कट करो 5 पचे 25, फिर 5 से कट करो 5 एक कम 5। तो बोल रहा है कि 800 के अभाज्य गुणनखंड लिखो, तो तुम लिख दो 800 बराबर, ये कैठो है 3 2 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 हो गया। फिर 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे लिख दो। अच्छा हो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 5 स्क्वायर, ऐसे हो गया अभाज्य गुणनखंड, ऐसे लिख लो। अब आ गए हम छठवें क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या है, 20, 25 और 40 के उभयनिष्ठ अपवर्तक लिखो। अपवर्तक शब्द आ गया, अपवर्तक। ये अपवर्तक क्या है, अपवर्तक को ही हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड। अपवर्तक को क्या बोलते हैं, गुणनखंड, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो अपवर्त्य और अपवर्तक दोनों में डिफरेंस है। तो अपवर्तक लिखना है मतलब कि गुणनखंड ही लिखना है। गुणनखंड कैसे लिखते हैं बता चुके हैं। तो गुणनखंड पहले हम लिखेंगे, इसमें दिया है 20, 25, 40, 20, 25, 40 के क्या लिखना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, उभयनिष्ठ माने सब में, 20 का भी हो, 25 का भी हो, 40 का भी हो। तो पहले उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, कॉमन फैक्टर्स। तो पहले हम फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर लिख लेंगे, उसके बाद उभयनिष्ठ के प्रश्न पर आएंगे, कॉमन के प्रश्न पर आएंगे। तो पहले सबका हम फैक्टर लिख लें। तो पहले 20 का हम लिख लें, 20 का कैसे लिखेंगे, 1 गुणे 20, 20 से कम 20 हो जाएगा, 2 गुणे 10, 10 दूना 20 हो जाएगा, 3 गुणे नहीं हो पाएगा, 4 गुणे हो जाएगा, 4 गुणे 5, 4 पच्चे 20। अब 5 गुणे करेंगे तो 5 गुणे 4 फिर यही चीज ही आ जाएगा, तो बस काम खत्म हुआ। अब 20 के बाद 25 का लिखेंगे, 25 को क्या लिखेंगे, 1 गुणे 25, 25 से कम 25 हो गया। अब 2 गुणे हो नहीं पाएगा, 3 गुणे 4 गुणे नहीं हो पाएगा, 5 गुणे, तो यहाँ पर लिख दो 5 गुणे 5, तो ये हो गया। अब बराबर हो गया तो काम खत्म, बोले ही हैं कि बराबर हो जाए तो बस खत्म कर दो। और 40 है तो 40 का क्या लिखेंगे, 1 गुणे
40, 40 से कम 40। अब 2 गुणे क्या कर दें कि 40 आ जाए 20, तब ना 20 दूना 40 होगा। अब 3 गुणे 3 का भाग जाइए नहीं करेगा, 4 गुणे, हाँ 4 गुणे हो जाएगा। 4 गुणे कितना कर दें कि 40 आ जाए 10, 4 दहा में 40 हो गया। 4 के बाद फिर 5 आएगा, तब 5 गुणे कितना कर दें कि 40 आ जाए 5 वाठे 40 यानी 8। तो अब देखो गुणा कर दो, 5 वाठे 40। अब उसके बाद 6 का भाग जाएगा नहीं, 7 का भाग जाएगा नहीं, 8 का भाग चला जाएगा, 8 पर 40 तो फिर यही 5 गुणे 8, 8 गुणे 5 तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बस इतना हो गया। अब इतना कर लेने के बाद अब सबका गुणनखंड हम लिखेंगे। तो 20 का गुणनखंड पहले हम लिख लेते हैं। 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड कौन कौन है यहां पर देखो, अंगुली से दिखा रहे हैं। 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। सबको लिख लो। 1, 2, 4, 5, 10। अब लिखेंगे 25 के गुणनखंड। 25 के गुणनखंड, तो 25 के गुणनखंड कितना होगा, यहां पर 1 होगा, 5 होगा, 5 होगा, 25 होगा। तो लिख दें 1 होगा, 5 होगा, 5 होगा, 25 होगा। तो भैया है 2 बार आ गया 5, तो जब ये 2 बार आ गया तो 2 बार लड्डू पा जाएगा, तो इसको तो फायदा हो जाएगा। तो भैया इसको फायदा मत होने दो, हटाओ एक ठुक को। हाँ 2 बार आए तो उसको 2 बार मत देना है, नहीं देना है, 2 बार नहीं लिखना है। 1, 5, 25 क्या होगा, 1, 5, 25 ऐसे लिखना है। अब 40 का लिख दें। 40 के गुणनखंड, 40 के गुणनखंड क्या होगा, तो यहां से देखकर लिखो, बोलो मैं लिखूं। 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40। अब आते हैं, ये तो गुणनखंड हो गया। अब आते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड पर, कॉमन फैक्टर पे। ये जो बोले उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर, तो उभयनिष्ठ का मतलब कि ऐसा गुणनखंड जो सब में हो। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कि कौन है भाई। ये देखो एक सब में है, ये एक सब में हो गया। दो सब में नहीं है, लेकिन 5 है। देखो ये 5 आएगा ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, 5 सब में है। और 10 तो है नहीं, और कोई नहीं है, अब कोई नहीं मिल रहा है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन हुआ, 1 हुआ और 5 हुआ। तब हम ऐसे लिखेंगे, अतः 20, 25 और 40 के उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर्स इक्वल 1 है और 5 है। तो लिख लेंगे 1 और 5, ये हो गया हमारा आंसर। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड समझ में आ गया। अगर ना समझ में आए तो इसी को बार बार रिवाइज करके अपना देख लेना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बढ़िया से समझ में आ जाएगा। भाई कोई भी चीज़ पाने के लिए तो थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा, समय गुजारना ही पड़ेगा। एक जगह दिमाग रखने की आदत नहीं है तो पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं। तो उसे पढ़ने की आदत डालो। अगर पढ़ते पढ़ते ऊब जाओ तो ज़बरदस्ती न पढ़ो, क्योंकि दिमाग के ऊपर हम प्रेशर डालेंगे तो दिमाग खराब होता है। दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो इसको पढ़ो, पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा खेल लो, कूद लो, फिर उसके बाद आओ तो फिर पढ़ो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, आप कहोगे 24 घंटा मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, थोड़ा सा तो भाई पढ़ना पड़ेगा। कोई भी जंगली जानवर होता है तो उसको, वो तो अपने जल्दी से काबू में आता नहीं है। तो मन एक जंगली जानवर है, बहुत चपल है, बहुत चंचल है। ये बंदर है, ये अपने काबू में नहीं आता है।
इसको काबू में करना पड़ता है। जैसे जंगली घोड़े को, जंगली हाथी को अगर काबू में करना है तो उसे हम काबू में करते हैं धीरे 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 धीरे, प्रैक्टिस करते करते वो अंत में मेरे काबू में हो ही जाता है। तो हमारा मन भी इसी तरह से है, मन को भी काबू में करना पड़ेगा। नहीं कर रहा है, अगर 24 घंटा में अगर 1 मिनट पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो 1 मिनट उसके साथ जबरदस्ती करो, 1 मिनट जबरदस्ती करके छोड़ दो, ज़्यादा नहीं करना है। अब एकदम नहीं कर रहा है तो भाई, अगर घोड़ा कोई जंगली है, अगर वो जल्दी से बैठने नहीं दे रहा है अपने पीठ पर, तो थोड़ा सा तो उससे जबरदस्ती बैठेंगे ही। अब बैठ करके उस पर राज करेंगे, फिर वो जान जाएगा, उसके बाद छोड़ देंगे उसे। फिर दूसरे दिन और ज़्यादा बैठेंगे, तीसरे दिन और ज़्यादा पढ़ेंगे। इस तरह करते करते तो पढ़ना है तो पढ़ते पढ़ते हम 1 मिनट पढ़ेंगे, फिर 1 मिनट हो गया 2 दिन 3 दिन, फिर 2 मिनट कर देंगे। इसी तरह से करते करते 1 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। तो इस तरह से करते करते हमारा मन हमारे बस में हो ही जाएगा। तो पढ़ना है लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना है। अब एकदम 2 घंटा हम पढ़ने वाले हो गए, 1 घंटा पढ़ने वाले हो गए और नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, कोर्स पूरा करना है, तो ज़बरदस्ती पढ़ेंगे तो भाई वो बेकार है। ज़बरदस्ती न पढ़ो, 2 घंटा पढ़ लो फिर छोड़ दो, फिर शाम को पढ़ो चाहे दोपहर में पढ़ो, इस तरह से पढ़ो। क्योंकि इस दिमाग के साथ कोई भी ज़बरदस्ती काम न किया जाए। अब आ गए 7वें क्वेश्चन पे। 12 का 25वां गुणज बताओ। 12 का 25वां गुणज, गुणज मतलब पहाड़ा, वही अपवर्त्य, गुणज मतलब अपवर्त्य, अपवर्त्य, अपवर्त्य लिखने आएगा, ये आधा हो गया, ये तो यहाँ पर पूरा वाले पे ये आधा रख दिया जाता है, तो अपवर्त्य हो गया। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। हिंदी में एक शब्द और है गुणांक, गुणांक 3 नाम है, गुणज, अपवर्त, गुणांक और मल्टीपल। तो कुल इंग्लिश वाले को लेकर 4 ठो नाम है। तो हमें 12 का 25वां गुणज बताना है। तो 25वां गुणज, जैसे कि 5 का दूसरा गुणज बताओ, तो 5 गुणे 2 10, आंसर हो गया। 5 का चौथा गुणज बताओ, तो 5 गुणे 4 20, ये हो गया। 5 का 10वां गुणज बताओ, तो 5 गुणे 10 बराबर 50। इसी तरह से 12 का 25वां गुणज बताओ, तो हम क्या करेंगे, 12 में 25 का गुणा कर देंगे। तो 25 दूना 50 के शून्य, यहाँ से लगा 5, 25 से कम 25, 25 5 30, 300, ये हो गया हमारा आंसर। 300 आंसर हो गया। अब उसके बाद आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है 500 का सबसे छोटा गुणज बताओ। 500 का सबसे छोटा गुणज, 500 का सबसे छोटा गुणज। तो 500 को अभी छोड़ो, तुम 5 का गुणज लिखो। हम बोले ना कि 5 का गुणज कैसे लिखाएगा, 5 के गुणज, गुणज मतलब मल्टीपल। तब 5 के गुणज हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ दो, 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, फिर चलता जाएगा 15 50, फिर और आगे भी जाएगा 55, फिर 60, फिर 65, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, बहुत दूर तक अनंत तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो 5 का सबसे छोटा गुणज कौन है, ये नहीं शुरू वाला ना है। तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज वही होता है, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज वही होता है, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज वही होता है। तो 500 का सबसे छोटा गुणज 500 ही होगा। ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं 9वां क्वेश्चन में। 400 का सबसे बड़ा गुणज लिखो।
400 का सबसे बड़ा गुणज मतलब मल्टीपल। तो देखो यहाँ पर हमने 505 का लिखा है गुणज। 5 का गुणज 5 है, 10 है, 15 है। ये 5 है तो 5 से अगला गुणज बड़ा है, फिर इससे अगला गुणज बड़ा है, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ये बड़ा और है, ये और बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ। ऐसे करते चलेंगे, बहुत दूर तक चले जाएंगे। जब बहुत दूर तक चले जाएंगे तो सबसे अंतिमवा क्या होगा? बहुत बड़ा होगा, तो उसको बोलते हैं अनंत। अनंत का मतलब परिभाषित नहीं। अनंत का मतलब जैसे कि बहुत बड़ी संख्या होता है, लेकिन यहाँ पर तो जो भी, जैसे कि 5 है तो इसमें 5 जोड़े तो दूसरा आ गया, फिर 5 जोड़े तो तीसरा आ गया, फिर 50 आ गया, फिर 5 जोड़े तो 55 आ गया, फिर 5 जोड़े तो 60 आ गया, फिर 5 जोड़े तो 65। तो तुम 5 का सबसे बड़ा गुणज बताओगे, उसमें मैं 5 जोड़ दूंगा, उससे भी बड़ा हो जाएगा। फिर जो बताओगे फिर मैं उसमें 5 जोड़ दूंगा तो उससे भी बड़ा हो गया। तो इसलिए इसके 400 किसी के भी सबसे बड़े गुणज को हम बता ही नहीं सकते। तो लिखेंगे नो, या ऐसे लिख दें अनंत, या परिभाषित नहीं। नॉट डिफाइन। तीनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो। परिभाषित ही नहीं तो उसे हम बताएंगे क्या? अनंत, अनंत माने कुछ होता ही नहीं है, अपरिभाषित होता है, यानी परिभाषित नहीं होता है। नो माने कोई है ही नहीं है, बहुत बड़ा जाएगा वो, कोई नहीं, उसे नो मान लेंगे, कोई है ही नहीं। तो 400 का सबसे बड़ा गुणज ये लिख दो अनंत, नो। अब किसी का सबसे छोटा गुणज वही होता है। ये दो ठो याद कर लेना क्वेश्चन। 9वां के बाद आ जाते हैं 10वां। 10वां में है 13 का सबसे बड़ा गुणनखंड लिखो। अब क्या आ गया? 13 का सबसे बड़ा गुणनखंड यानी फैक्टर। तो सबसे बड़ा फैक्टर लिखना है, तो पहले हम 13 का फैक्टर ही लिख लें। तो 13 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा? तो पहले 13 का फैक्टर लिख लो, जैसे 10 का फैक्टर लिखे थे ना। 10 का फैक्टर क्या लिखे थे? 1 गुणे 10, 2 गुणे 5। अब तो होगा नहीं, 5 गुणे 2 होगा। तो 10 के फैक्टर कौन कौन हुआ? 1 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है? 10। तो 10 का सबसे बड़ा गुणनखंड 10 ही होता है। गुणनखंड मतलब जिससे संख्या कट जाए, तो 10 का गुणनखंड ये सब है, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। तो 10 ऐसा संख्या बताओ जो 10 काट दे। 10 को काटने वाला सबसे बड़ी संख्या 10 ही होगा। तो ये सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। तो किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वही होता है। तो 13 का सबसे बड़ा गुणनखंड 13 ही होगा, क्योंकि 1 गुणे 13 ही लिखेंगे इसे। तो यहाँ पर लिख दें 13 का सबसे बड़ा गुणनखंड बराबर 13। ये आंसर हो गया। तो किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वही होता है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वही होता है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वही होता है। 20 का गुणनखंड, 20 का सबसे बड़ा गुणनखंड 20। 50 का सबसे बड़ा गुणनखंड 50। 100 का सबसे बड़ा गुणनखंड 100। अब आ जाते हैं 11वां नंबर। 45 का सबसे छोटा गुणनखंड लिखो। चलो लिख लेते हैं 45 का सबसे छोटा गुणनखंड। तो 45 का सबसे छोटा गुणनखंड, अब जैसे कि 10 में हम आ जाते हैं। 10 का गुणनखंड पहले लिख लो, 1 गुणे 10, 2 गुणे 5, बस यही होता है। तो 10 का सबसे छोटा गुणनखंड कौन होता है? ये स्टार्टिंग में 1 का होना है। हाँ, तो 1 होता है। तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 ही होता है।
तो 45 को भी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 गुणे 45 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 गुणे 15 लिखेंगे, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो 45 का सबसे छोटा गुणनखंड कौन होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे लिख दो 1 आंसर। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। अब आ जाते हैं 12वें नंबर पे। कुल 14 है, 12वें पर आ गए हैं, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। 720 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। 720 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो इसे हम क्या करेंगे, गुणनखंड जैसे लिखा जाता है ना, 1 गुणे 720, 2 गुणे, फिर लिखेंगे 2 का भाग देकर के यहाँ पे, तो ऐसे करेंगे, फिर सबको गिन लेंगे, जितना आएगा बस वो लिख देंगे। लेकिन एक मेथड और बताए हैं, पहले 720 का हम क्या करेंगे बताओ, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टोराइजेशन, यानी प्राइम नंबर से काटना, अभाज्य संख्या से काटना। तो इसे काटो, तो 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12। ये हमने कैसे लिख दिया, अगर नहीं आ रहा है तो 2 का भाग दे दो 720 में ना, ऐसे करके काम खत्म हो जाएगा। जितना बार जाएगा यहाँ पे 360 आ जाएगा, बस वही 360 लिख दो, फिर 2 का भाग दे दो इसमें 360 में, 2 एकम 2, 2 अठे 16, खत्म हुआ। फिर 2 का भाग दे दो, 2 नवा 18, फिर 2 का भाग दे दो 45, फिर 2 से भाग कटेगा नहीं, 3 से काट दो, 3 का भाग दो 15 3 45, 15 बार में चले, 3 का 3 5 15, फिर 3 से काट दो, 3 5 15, फिर 5 से काट दो 1। अब इसको पावर के रूप में लिखेंगे, 720 बराबर 2 पावर कितना लिख दें, 1 2 3 4, 4 लिख दें, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2, 3 स्क्वायर, और 5 के पावर 1। और कैसे बताए हैं गुणनखंडों की संख्या, तो ऐसे लिख दें, गुणनखंडों की संख्या बराबर, एक बार हम बताए थे गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालना है, मैं उसको दिखा दे रहा हूं तुम लोगों को। देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 3 पावर 1, 5 स्क्वायर, तो इसमें 1 जोड़ दिया 3, इसमें 1 जोड़ दिया 2, इसमें 1 जोड़ दिया 3, सबका गुणा कर दिया, हो गया 18 आंसर। तो इसी तरह से जस्ट इसमें भी करना है। तो 4 में 1 जोड़ दो 5, 2 में 1 जोड़ दो 3, 1 में 1 जोड़ दो 2, सबका गुणा कर दो, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 गुणनखंड होगा। ये हो गया हमारा आंसर। 12वां के बाद अजान स्टार्ट हो गया, चलो अजान को होने दो। जो भी मुसलमान भाई हैं अपने नमाज पढ़ने की तैयारी कर लें। अब आ गए 13वां नंबर में, 8 और 20 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज बताओ। 8 और 20 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज बताओ। तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज लिख लेते हैं, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज का मतलब होता है LCM। लघुत्तम, जिसको लॉसॉ बोलते हैं। तो बस जब भी आए सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, 1 ठो हो, 2 ठो हो, 3 ठो हो, 4 ठो हो, 5 ठो हो, सबका हम क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे बेटा। तो इसका LCM निकाल लो। तो 8 और 20 का LCM निकाल लेते हैं। 8 20 कैसे कटेगा, 2 से, 2 चौके 8, 2 दहा में 20, चलो 2 से काट दें, 2 दूना 4, 2 पचे 10,
अब तो कटेगा नहीं, 2 से काटोगे तो यही कटेगा, इकट्ठा कटेगा, 5 से काटेंगे तो यही इकट्ठा कटेगा, कम से कम 2 कटना चाहिए। एलसीएम निकालते समय कम से कम 2 कटे, और नहीं चाहो तो 2 से काट दो, कट जाएगा, फिर 5 से काट दो, कट जाएगा, तो वैसे अपना गुणा कर लेना। और नहीं तो कम से कम अगर इकट्ठा कट रहा है, अब कोई ऐसी संख्या नहीं जो कि दोनों को काट सके, तो बच जाने दो, बस इन सबका गुणा कर दो, और नहीं काटना है तो काट करके गुणा कर लो। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पाँचे 40, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पाँचे 40, तो ये हो गया हमारा 40 आंसर। सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज का मतलब 8 का भी हम पहाड़ा पढ़ते चले जाएं, 8 का भी गुणज हम लिखते चले जाएं, 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 तिरिके 24, 8 चौके 32, 8 पाँचे 40, 20 का पहाड़ा पढ़ते चले जाएं, 20 से कम 20, 20 दूना 40, तो सबसे छोटा 20 तिहाई 60, 20 चौके 80, तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, तो सबसे छोटा कौन आ रहा है, यह ना आ रहा है, नहीं ये आ रहा है, ये ऐसे, तो यही 40 आ गया। तो चाहे ऐसे निकाल लो और चाहे वैसे एलसीएम कर लो, हो जाएगा। तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज ये वर्ड जब भी आ जाए तो बस एलसीएम निकाल लेना, काम खत्म हो जाए, बस यही तुम्हें याद रखना है। अब आगे बच्चों 14वां क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है, ये 1800 के अपवर्तकों की संख्या लिखनी है। अपवर्तक जिसे क्या बोलते हैं, गुणनखंड, इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। तो गुणनखंडों की संख्या लिखना है, वो शॉर्टकट नियम अभी हमने 720 के गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे बताए हैं, इसी तरह से निकालना है इसको भी, तो निकाल दे रहे हैं 1800 का। इसका सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 1800 का कट कर देते हैं, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 9 45, 3 तिरिके 9, 3 एकम 3। तो हम 1800 को लिख सकते हैं 2 पावर, ये 2 क्यूब हो जाएगा, 3 ठो है, 5 5 स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो हम बताएं इसमें एक एक जोड़ देते हैं, तो अब गुणनखंडों की संख्या लिख लेते हैं। गुणनखंडों की संख्या क्या करते हैं, इसमें एक जोड़ देंगे, 3 में एक जोड़ दो 4, 2 में एक जोड़ दो 3, 2 में एक जोड़ दो 3, सबका गुणा कर दें, 4 3 12, 12 3 36, ये हो गया हमारा आंसर। ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, ऑल द बेस्ट।